अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्प और खौफनाक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। जब एक दफ़ा बिजली ज़ोर से कड़की और रोशनी पैदा हुई तो मुझे वो शख्स अपने आगे सड़क पर आगे जाता हुआ नजर आया। उसे देखकर मैं चौंक उठा। बारिश मूसलाधार हो रही थी और रात का अंधेरा पूरी तरह छा चुका था। बादल रह रह कर गरज रहे थे। ये कौन था इस वक्त जो यूं सड़क के किनारे पैदल ही चला जा रहा था? बारिश की वजह से मेरी कार की हेडलाइट्स भी ज्यादा दूर तक काम नहीं कर रही थी। मैं तो अपनी मजबूरी के तहत इस मौसम में सफ़र करने पर मजबूर था। मैं यहाँ अपने एक क्लाइंट से मिलने के लिए आया था। उस वक्त मौसम खुशगवार था, हल्के हल्के बादल छाए हुए थे, मगर बारिश की कोई तवक्को नहीं थी। कारोबारी मामलात हल करने के बाद जब मैंने शाम को वापसी का इरादा किया तो उस वक्त ये बादल कदरे गहरे हो चुके थे। मेज़बानों ने मुझे रोकने की कोशिश भी की, मगर कल सुबह मुझे एक दूसरी पार्टी से मिलना था, इसलिए आज रात ही मैं घर वापस पहुंच जाना चाहता था। ये तंग सी सड़क जिस पे मैं इस वक्त सफ़र कर रहा था पहाड़ के साथ साथ बल खाती हुई ऊपर की तरफ जा रही थी। उसके बाद इसने नीचे वादी में उतरना था। अपने अंदाजे के मुताबिक मैं आधी रात से पहले घर वापस पहुंच सकता था। बारिश का पानी ऊपर की तरफ से सड़क पर बहता हुआ नीचे आ रहा था, इसलिए कार को संभालने में काफ़ी दुश्वारी हो रही थी। तेज चलने वाली हवा की वजह से सड़क के साथ पहाड़ी ढलवान के ऊपर उगे हुए दरख्त यूं खौफनाक अंदाज में लहरा रहे थे कि जैसे अभी कार के ऊपर आन गिरेंगे। इस मौसम में एक तन्हा शख्स का पैदल सफ़र करना वाकई हैरानकुन था। जब मैं उसके करीब पहुंचा तो देखा वो मकामी लिबास में मलबूस एक उधेड़ उम्र शख्स था। मुझे उस पर तरस आ गया और मैंने करीब पहुंचकर कार की रफ्तार धीमी कर दी। बूढ़े ने मुड़कर कार की तरफ देखा। उसके कदम भी सुस्त पड़ने लगे थे। मैंने कार रोकी और दूसरी तरफ वाली खिड़की का शीशा नीचे करते हुए उसे कार में बैठने का इशारा किया। बूढ़ा कार की तरफ झुकते हुए बोला, कोई बात नहीं साहब, आप जाओ, मेरा घर करीब ही है, मैं जल्द पहुंच जाऊंगा। मेरे इसरार पर वो बूढ़ा हिचकिचाते हुए कार में बैठ गया। मैंने शीशा ऊपर चढ़ाया और कार को आगे बढ़ाते हुए बोला, इस मौसम और इस उम्र में पहाड़ी ढलवान पर सफ़र करना मुनासिब नहीं, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। बूढ़े ने तशक्कुर आमेज अंदाज में मेरी तरफ देखा और फिर मुझे अपने घर का रास्ता समझाने लगा। उसका घर इस सड़क पर थोड़ा हटकर एक नशेबी जगह पर था। सड़क से उतरने के लिए जब मैंने कार को ज़ैली सड़क पर मोड़ा तो सामने ही एक घर का हेवला नजर आने लगा। मेरा ख्याल था कि कोई छोटा सा घर होगा, मगर मैं देखकर हैरान रह गया कि वो तो कदीम तर्ज की किला नुमा एक हवेली थी। वो अपनी बुलंदो बाला दीवारों और ऊंचे बुर्जों की वजह से बहुत पुरहैबत नजर आ रही थी। शायद उस हवेली के बाहर कभी छोटी सी एक चार दीवारी रही होगी जो अब वक्त के हाथों बर्बाद हो चुकी थी। इसका अंदाजा मुझे उसकी बाकियात से हुआ। घर के सदर दरवाजे के सामने कारपोर्च बना हुआ था। मैंने कार वहां रोक दी। बूढ़ा कार से निकला और घर के दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैंने भी कार मोड़ने की तैयारी शुरू कर दी। बूढ़े ने घर के दरवाजे पर दस्तक दी और फिर मुड़कर मेरी तरफ देखते हुए बोला, अगर आप जाने से पहले मेरे साथ चाय की एक प्याली पी लें तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं फौरी वापस जाना चाहता था, मगर बूढ़े के इसरार पर मुझे अपना इरादा बदलना पड़ा। मैंने कंधे उचकाते हुए कार का इंजन बंद कर दिया। बूढ़े की तीसरी दस्तक पर घर का दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खोलने वाली एक नौजवान लड़की थी। वो भी बूढ़े की तरह कदीम देहाती लिबास में मलबूस थी। उसकी उम्र 20-25 साल के लगभग थी और उसका जिस्म अच्छा खासा सिडोल और सेहतमंद था। लड़की ने सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखा तो बूढ़ा बोला, अंदर चलकर सब बताता हूँ। फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, आइए अंदर आ जाइए। मैं उनके पीछे पीछे घर के अंदर आ गया। दरवाजे के बाद एक छोटी सी डेवढ़ी नुमा जगह थी। उससे आगे एक लंबी राहदारी थी जिसके दोनों तरफ कमरों के दरवाजे नजर आ रहे थे। राहदारी के सिरे पर एक हालनुमा कमरा था। वहां से सीढ़ियां ऊपर की मंजिल की तरफ जाती दिखाई दे रही थी। इस हाल में भी कमरों के कई दरवाजे नजर आए जो सब बंद थे। एक तरफ सीढ़ियों के करीब खाने की मेज रखी नजर आ रही थी। उसके पीछे शायद बावर्ची खाने का दरवाज़ा था। हाल में मौजूद फर्नीचर कदीम तर्ज का था, मगर बिल्कुल साफ। शायद रोज़ाना उसकी सफाई की जाती थी। पूरे कमरे में मुझे बिजली का कोई बल्ब नजर न आया, मगर हैरत की बात थी कि रोशनी फिर भी हो रही थी। अभी मैं इस बारे में बूढ़े से पूछने का इरादा कर ही रहा था कि बूढ़ा लड़की से मुखातिब हुआ, नताशा,
जाओ महमान के लिए चाय बना कर ले आओ और साथ कुछ खाने को भी ले आना। इन्होंने आज मेरी बहुत मदद की है। नताशा सर हिलाती हुई बावर्ची खाने में चली गई। बूढ़ा मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए खुद भी एक कुर्सी खिसकाता हुआ उस पर बैठ गया और मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा, ये मेरी बेटी नताशा है, मेरा नाम खादिम है। यहाँ से कुछ फासले पर एक गांव है, मैं वहाँ एक ज़मींदार के यहाँ मुलाजमत करता हूँ। आज मौसम की खराबी की वजह से काम समेटते हुए देर हो गई। और ये हवेली? मैंने सवालिया अंदाज में आसपास देखते हुए पूछा। बूढ़े ने एक सर्द आह भरी। ये हमारी आबाई हवेली है, कभी हम भी ज़मींदार थे, फिर वक्त ने हमें कंगाल कर दिया। अब हम दूसरों की मुलाजमत करने पर मजबूर हैं, मगर अपने आबाओ अजदाद की साखरी निशानी को संभाल कर रखा हुआ है। उसके बाद बूढ़ा खादिम अपना गीला लिबास तब्दील करने ऊपर अपने कमरे में चला गया। मैं हाल का जायज़ा लेने लगा। जब खादिम वापस आया उसी वक्त नताशा चाय की ट्रे उठाए वहाँ आ गई। चाय का कप मेरे सामने रखते हुए उसने एक बार नज़र उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें हिरनियों जैसी मोटी मोटी थीं, उनमें मिस्री साहराओं जैसी कशिश और तीखापन था। यूं ही मेरी नज़रें उससे टकराई, मुझे एक लम्हे के लिए यूं लगा जैसे मेरे पूरे जिस्म में करंट दौड़ गई हो। हैरत की बात यह थी कि मैं जब से यहाँ आया था मैंने एक बार भी नताशा को बोलते हुए नहीं सुना था। कप रखने के बाद जब वो पलटी तो उसके सिडोल जिस्म ने यूं बल खाते हुए अंगड़ाई ली कि मेरा दिल एकदम धड़क उठा। मैंने घबराकर बूढ़े खादिम की तरफ देखा कि कहीं उसने मेरी चोरी पकड़ तो नहीं ली, मगर वो चाय की चुस्की ले रहा था। मैंने सुकून की एक हल्की सांस ली। इस दौरान में नताशा दोबारा बावर्ची खाने में घुस गई थी। चाय पीने के दौरान में बूढ़ा खादिम मुझे अपने बुजुर्गों और ख़ानदान के हालात सुनाता रहा। हालांकि मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर मैं उसका दिल रखने के लिए पूरी तवज्जो से उसकी बातें सुन रहा था। चाय पीने के बाद जब मैं वापसी के लिए उठने लगा तो नताशा बावर्ची खाने से निकल आई। वो खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर बारिश की सूरत हाल देखने लगी। खादिम ने भी आगे बढ़कर खिड़की से बाहर झांका। बाहर बारिश पहले से ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी, हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी, तूफान की शिद्दत में इजाफा हो रहा था। खादिम मेरी तरफ देखते हुए बोला, मेरा मशवरा तो यही है कि आप आज रात यहीं रुक जाएं। उम्मीद है सुबह तक मौसम ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मैं शशोपंज में पड़ गया। मेरा घर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। मैं धीरे से बोला, अगर इस मौसम ने वक्त पर घर ही ना पहुंचने दिया तो फिर सफ़र का ख़तरा मोल लेने का फ़ायदा। इस दफ़ा नताशा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। उसकी आवाज़ सुनकर मुझे यूं लगा जैसे अजंता के किसी दूर दराज मंदिर में कोई जलतरंग बज उठा हो। उसने कुछ इस अंदाज से मेरी तरफ देखा कि मुझे अपने इरादे मुतज़लज़ल होते महसूस होने लगे। उसकी निगाहों में वाज़े तौर पर कोई सहर था जिससे मैं कोशिश के बावजूद बच नहीं पा रहा था। जब मैंने कोई जवाब न दिया तो खादिम ने नताशा की तरफ देखा और फिर कहने लगा, जाओ और मेहमान के लिए सामने वाले कमरे में बिस्तर दुरुस्त कर दो। मैं फिर भी कुछ ना बोल पाया। नताशा ने हल्की सी मुस्कुराहट से मेरी तरफ देखा और कमरे की तरफ बढ़ गई। छोटा सा ये कमरा खूबसूरत अंदाज में सजा हुआ था। सबसे नुमाया चीज़ पुराने तर्ज की मसहरी थी जिसके चारों तरफ हरीरी पर्दे लटके हुए थे। मसहरी के ऊपर एक छप्पर भी मौजूद था। कमरे में अजीब सी मसहूर कुन खुशबू फैली हुई थी। एक कोने में 2 कुर्सियां पड़ी थीं। सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि मसहरी के साथ मेज़ पर पड़ा एक छोटा सा रोशन लैंप रखा हुआ था। हालांकि बाहर हाल में मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई थी। नताशा मुझे उस कमरे में छोड़कर खुद बाहर निकल गई। जाते हुए उसने एक दफ़ा मुड़कर मेरी तरफ गहरी नज़र से देखा और फिर चली गई। कमरे में फैली खुशबू ने मेरे आसाब को पुरसुकून कर दिया था। आरामदेह मसहरी देखकर मेरी आंखें ख्वाब आलूद होने लगी थी। मैंने दरवाजे को अंदर से बंद किया और कपड़ों की कैद से आज़ाद होने लगा। बिस्तर में घुसते ही मैंने लिहाफ अपने ऊपर खींचा और लैंप का बटन बंद कर दिया। कमरे में घुप अंधेरा छा गया। मेरी आंखें भी बंद होने लगीं और जल्द ही मैं नींद की वादियों में उतर गया। अभी आंख लगे शायद थोड़ी ही देर हुई होगी कि मुझे यूं लगा जैसे कोई नादीदा जिस्म मुझ पर हावी होता जा रहा था। मुझे किसी के नर्म होंठ अपनी गर्दन पर महसूस होने लगे। ये होंठ गर्दन और मेरे चेहरे से फिसलते हुए मेरे होंठों तक पहुंचने लगे। अभी तक मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूं, मगर फिर अचानक मेरे पूरे हवास बेदार होने लगे। किसी ने मुझे पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले रखा था। मैंने खौफ के आलम में अपना बाजू हिलाया तो
میرا ہاتھ کسی کے گداز نسوانی سینے سے چھونے لگا۔ اس احساس نے مجھے اچانک ہوش دلایا۔ میں ایک جھٹکے سے بستر پر اٹھ بیٹھا۔ اسی وقت کچھ سرسراہٹ سنائی دی۔ میں اچھل کر اپنے بستر سے نکل آیا اور ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ کا بٹن ٹٹولنے لگا۔ اسی وقت کسی کے بھاگنے کی آواز سنائی دی۔ لیمپ روشن ہوتے ہی مجھے دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ میں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازے کی چٹخنی کھلی ہوئی تھی، حالانکہ مجھے یاد تھا کہ میں نے سونے سے پہلے چٹخنی لگا دی تھی۔ خوف کی ایک تیز لہر میرے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ یعنی میں خواب نہیں دیکھ رہا تھا، یقیناً کوئی میرے کمرے میں موجود تھا۔ میں لپک کر دروازے کے قریب ہو گیا۔ وہ واقعی کھلا ہوا تھا۔ مجھے گداز نسوانی لمس ابھی تک اپنے جسم پر محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے بنا سوچے سمجھے دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ باہر حال میں گہری خاموشی اور سکوت چھایا ہوا تھا۔ سامنے ہی وہ سیڑھیاں نظر آ رہی تھی جو اوپر بوڑھے خادم کے کمرے کی طرف جاتی تھی۔ میں سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ بوڑھے کے کمرے کے سامنے پہنچ کر دروازے پر دباؤ ڈالا تو دروازہ کھل گیا۔ کمرے کے اندر ایک بستر پر بوڑھا چت لیٹا ہوا سو رہا تھا۔ میں دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھا۔ میری آہٹ پا کر بھی اس کے جسم میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ وہ بدستور گہری نیند میں تھا۔ میں نے اسے ایک آواز دی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر ہولے سے ہلایا مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا تو جیسے مجھے اپنا دل رکتا محسوس ہوا۔ بوڑھے خادم کا جسم بالکل ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ یقیناً وہ مر چکا تھا۔ میں بدک کر پیچھے ہٹ گیا۔ میں پلٹ کر تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ اب مجھے نتاشا کی تلاش تھی تاکہ اسے بوڑھے کے مرنے کی اطلاع دے سکوں۔ حال کے ساتھ میں ہی ایک اور راہداری تھی۔ میں تیزی سے اس طرف آگے بڑھا۔ ایک کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا نظر آیا تو میں اس دروازے کے سامنے رک گیا۔ ہلکی ہلکی روشنی دروازے کی درز سے باہر جھانک رہی تھی۔ میں نے دروازے پر ہاتھ سے دباؤ ڈالا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اندر کا منظر میرے لیے حیرت انگیز تھا۔ سامنے بستر پر نتاشا چت لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی ٹانگیں بستر سے نیچے لٹک رہی تھی۔ بازو پھیلے ہوئے اور لباس بے ترتیب تھا جس میں سے اس کا جسم جھانک رہا تھا۔ میں پہلی نظر میں یہی سمجھا کہ وہ بھی مر چکی ہے، مگر اس کا پھولتا پچکتا سینہ اس کی زندگی کی گواہی دے رہا تھا۔ وہ منہ کھولے عجیب سے انداز میں سانس لے رہی تھی۔ میری آہٹ پا کر وہ ایک دم اچھل کر بستر پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا خمار تھا۔ وہ کچھ بولے بغیر میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی اور مجھے گھورنے لگی۔ میں اس کی اس حالت پر حیرت زدہ تھا۔ وہ میرے اتنے قریب آ گئی کہ اس کا بدن میرے جسم سے چھو رہا تھا۔ کچھ دیر تک جب وہ کچھ نہ بولی تو میں اسے خادم کی موت کے متعلق بتانے لگا، مگر یہ خبر سن کر بھی اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ وہ ایک ٹک مجھے دیکھتی رہی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کمرے سے باہر لے آیا۔ اس کا ہاتھ برف کی مانند ٹھنڈا محسوس ہو رہا تھا، مگر اس وقت میں نے اس پر توجہ نہ دی۔ میں اسے کھینچتا ہوا بوڑھے کے کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ وہ مرے مرے قدموں سے میرے ساتھ چل رہی تھی۔ کمرے کی صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ بوڑھے کی لاش ابھی تک اسی حالت میں بستر پر پڑی تھی۔ یہ دیکھو اسے کیا ہوا، میں نے نتاشا سے کہا۔ سب بتاتی ہوں، میرے ساتھ آؤ۔ نتاشا کی آواز کسی گہرے کنویں سے آتی محسوس ہوئی۔ اب اس نے میرا ہاتھ تھاما اور واپس سیڑھیاں اترنے لگی۔ نتاشا مجھے اپنے ساتھ لے کر عقبی باغ میں پہنچی۔ اس وقت بارش رک چکی تھی، بادل بھی چھٹ گئے تھے اور ستاروں کی ہلکی ہلکی روشنی بھیگے بھیگے موسم میں ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ وہ مجھے ساتھ لے کر کچھ دور پھولوں کے پودوں کی ایک بڑی سی جھاڑی کے پاس آن رکی۔ میں نے دیکھا کہ اس جھاڑی کے پیچھے کچھ قبریں بنی ہوئی تھی۔ ایک خالی کھلی قبر بھی نظر آ رہی تھی۔ خوف کی ایک تیز لہر میرے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ یہ سب کیا تھا؟ اسی وقت میں نے ایک سائے کو جھاڑی کے پیچھے سے نکل کر اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو میں چونک اٹھا۔ جب وہ قریب پہنچا تو اسے دیکھتے ہی میں حیرت کے مارے اچھل پڑا۔ وہ بوڑھا خادم تھا، مگر وہ یہاں کیسے؟ اس کی لاش تو میں نے اوپر کمرے میں پڑی ہوئی دیکھی تھی۔ میں نے نتاشا کی طرف دیکھا اور حیرت اور خوف کے مارے ہکلاتے ہوئے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ نتاشا کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی خادم نے کچھ دور ایک درخت کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے چونک کر اس طرف دیکھا تو میرا دل جو پہلے ہی بری طرح دھڑک رہا تھا اب یوں لگا کہ جیسے بند ہی ہو جائے گا۔ مجھے وہاں اس درخت کے نیچے کفن میں لپٹی ایک لاش پڑی نظر آ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ اس لاش کو وہاں سے اٹھا لاؤ اور اس خالی قبر میں دفن کر دو۔
बूढ़े खादिम की सरसराती हुई आवाज़ सुनाई दी। मैंने उसकी बात पर अमल करने की बजाय पलटकर वहाँ से भागने की कोशिश की तो नताशा ने मेरे हाथ पर अपना दबाव बढ़ा दिया। मुझे यूं लगा जैसे मेरा हाथ किसी आहिनी शिकंजे में आ गया हो। मैं बावजूद कोशिश के अपनी जगह से हिल न सका। मेरे पाँव मन मन भर के हो गए थे। उसकी गैर इंसानी आवाज़ में एक अजीब सा तहकुम था, जैसा कहा है वैसा करो, वरना तुम्हें भी इसी के साथ इस कब्र में दफन होना पड़ेगा। ये कहते हुए उसने मुझे लाश की तरफ धकेल दिया। मैं ना चाहते हुए भी उस तरफ बढ़ गया। यूं लगा जैसे कोई अनजानी ताकत मुझे उसकी बात मानने पर मजबूर कर रही हो। मैंने आगे बढ़कर लाश को बामुश्किल उठाया। वो किसी बदकिस्मत नौजवान की लाश थी, जिसका रंग यूं पीला पड़ चुका था जैसे जिस्म से सारा खून निचोड़ लिया गया हो। उसे लाकर मैंने कब्र में रख दिया। खादिम ने कुछ दूर पड़ी कुदाल की तरफ इशारा किया तो मैंने उसकी मदद से कब्र में मिट्टी भरना शुरू कर दी। उसे कब्र की शक्ल देने के बाद जब मैं खड़ा हुआ तो नताशा की आवाज़ दोबारा सुनाई दी, चलो अब एक और कब्र खोदो। ये किस लिए? मैंने चौंक कर पूछा, क्योंकि मुझे वहाँ कोई और लाश नज़र नहीं आ रही थी। तुम्हारे लिए, बूढ़े खादिम ने हंसते हुए कहा। तो खौफ के मारे कुदाल मेरे हाथ से छूट गई। मेरे लिए? मैं तकरीबन चीख उठा। हाँ, तुम्हारे लिए, नताशा ने अजीब सी खरखराती हुई आवाज़ में जवाब दिया। मगर तुम उस वक्त इसमें उतरोगे जब हमें कोई नया शिकार मिल जाएगा। उसकी बात सुनकर मैं खौफजदा हो गया। शिकार का क्या मतलब है? इसका मतलब हम तुम्हें बाद में बताते हैं, पहले तुम कब्र खोदो। बूढ़ा खादिम खौफनाक लहजे में बोला तो ना चाहते हुए भी मेरे हाथ तेजी से चलने लगे। बारिश की वजह से ज़मीन नरम हो चुकी थी, इसलिए मैंने थोड़ी ही देर में ज़मीन खोद दी। नताशा और बूढ़ा ऊपर खड़े मेरे काम को देख रहे थे। काम मुकम्मल करके जब मैंने अपने माथे से पसीना पोंछा, जो मेहनत से ज़्यादा खौफ की वजह से आया हुआ था, तो खादिम हंसते हुए बोला, बहुत खूब, अब कोई और आएगा और तुम्हें इस कब्र में दबा देगा। फिर वो अपनी कब्र तैयार करेगा और उसका इंतज़ार करेगा जो उसे कब्र के हवाले करेगा। मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी दोनों को मार दूंगा, मैंने चीखते हुए कहा। मेरी बात सुनकर बूढ़ा खादिम एक बार फिर बुलंद कहकहा लगाते हुए बोला, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। नताशा मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरी शागिर्द है और हम दोनों पिछले 1500 साल से जिंदा हैं। उसकी बात सुनकर मैं हैरत के मारे उछल पड़ा। वो दोबारा बोला, हम दोनों ने अपनी उम्र बढ़ाने के लिए एक मखसूस अमल किया था जिसमें मामूली कमी रह गई। उसका नतीजा ये हुआ कि हमें तवील ज़िंदगी तो अता हो गई, मगर मेरी ज़िंदगी नताशा की ज़िंदगी से मशरूत हो गई। अब जब तक नताशा ज़िंदा है, मैं ज़िंदा रहूँगा। नताशा को अपनी ज़िंदगी बरकरार रखने के लिए जवान इंसानी खून और अपने जिस्म को जवान रखने के लिए एक नौजवान मर्द की ज़रूरत है। ओह, तो इसीलिए तुम किसी न किसी नौजवान को शिकार बनाकर नताशा के हवाले कर देते हो? मैंने पूछा। खादिम ताज़ा कब्र की तरफ इशारा करते हुए बोला, ठीक समझे, ये भी एक ऐसा ही नौजवान था। जब ये नताशा के काम का नहीं रहा तो फिर तुम मिल गए। जब कोई और मिल जाएगा तो तुम अपनी इस कब्र में चले जाओगे और वो अपनी कब्र खोद लेगा। तुम सिर्फ अपनी ज़िंदगी बरकरार रखने के लिए इंसानी जानों पर जुल्म कर रहे हो। मैंने चीख कर कहा, कैसा जुल्म? खादिम मुस्कुराते हुए बोला, ज़िंदगी मौत के पीछे है और मौत ज़िंदगी के। जब हमारा शिकार अपने खून और जवानी से महरूम हो जाता है तो फिर हमें उसकी ज़रूरत नहीं रहती। उसकी मौत किसी और की ज़िंदगी बन जाती है। तुम मुझे यहाँ रोक नहीं सकते। तुम्हारा पाला शायद अभी तक सिर्फ कमज़ोर लोगों से पड़ा है। मैंने अपने खौफ पर काबू पाते हुए कहा। बूढ़े खादिम ने मुस्कुराते हुए गहरी नज़रों से मेरी तरफ देखा और फिर कब्र के किनारे बैठते हुए कहने लगा, एक मर्द चाहे जितना भी बहादुर हो, उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी शबाब होता है। तुम भी चंद ही दिन में नताशा के आदी हो जाओगे। ये तुम्हें नशे की तरह लग जाएगी और फिर तुम किसी काम के नहीं रहोगे। शायद कुछ अरसे बाद नताशा के काम के भी नहीं। फिर हम कोई नया शिकार तलाश करेंगे। अचानक मुझे ख्याल आया और मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। मैंने खादिम से पूछा, मगर वो क्या था? मैंने तुम्हारी लाश तुम्हारे कमरे में देखी थी। मेरी बात सुनते ही खादिम हंसने लगा। दरअसल नताशा कई दिन से भूखी थी। वो बेताब होकर जल्दबाजी में तुम्हारे कमरे में घुस गई, लेकिन तुम्हारी आंख खुलने की वजह से उसे वापस भागना पड़ा। जब तुम उसके पीछे लपके तो मुझे तुम्हें डराने के लिए ये सब करना पड़ा। मैं अभी तक कब्र के अंदर खड़ा था। उसके किनारे पर खादिम बैठा हुआ था, जबकि नताशा उसके करीब ही खड़ी
अपने कूल्हों पर हाथ रखे गहरी मुस्कुराहट से मेरी तरफ यूं देख रही थी जैसे शेर अपने शिकार को फंसाने के बाद मुतमईन अंदाज में उसकी तरफ देखता है। उसी वक्त मुझे एक ख्याल सूझा। मैंने हाथ बढ़ाकर नताशा की पिंडली को पकड़ा और उसे तेजी से कब्र के अंदर घसीट लिया। मेरे इस अचानक वार से वो संभल ना सकी और सीधी कब्र के अंदर गिरती चली गई। मैं एक झुकाई देकर एक तरफ हो गया, मगर फिर भी वो मुझसे टकराती हुई नीचे आन गिरी। नताशा ने संभलने के लिए खादिम का सहारा लेने की कोशिश की। वो चूंकि लापरवाह अंदाज में बैठा हुआ था, इसलिए वो भी लड़खड़ा गया और कब्र के अंदर नताशा के साथ ही गिरता चला गया। मैंने फौरन अपने पांव खादिम के जिस्म पर रखे और एक जस्त लगाते हुए कब्र से बाहर निकल गया। कब्रों में इतनी जगह न थी कि दो जिस्म उसमें समा सकते, इसलिए उन दोनों को संभलने में थोड़ा वक्त लग गया। मुझे बस इतना ही वक्त चाहिए था। मैंने कुदाल उठाई और फिर मेरे हाथ तेजी से चलने लगे। वो दोनों चीख रहे थे और बचने की कोशिश कर रहे थे, मगर मैं उनके ऊपर मुसलसल मिट्टी फेंकता चला जा रहा था। वो दोनों जिंदा दफन हो रहे थे। थोड़ी ही देर बाद उनकी चीखें दम तोड़ गईं। वो पूरी तरह से मिट्टी के अंदर दफन हो चुके थे। वो हमेशा के लिए जिंदा रहना चाहते थे, मगर अब हमेशा के लिए दफन हो चुके थे, मगर जिंदा ही। मुसलसल कुदाल चलाने से मेरी सांसें फूल रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि उन दोनों अफरियतों से मेरी जान छूट गई थी। मैं लड़खड़ाते कदमों से इमारत की तरफ बढ़ा। हाल में आकर मैं कुर्सी पर ढह गया। थोड़ी देर बाद जब दम में दम आया तो मैंने पानी का एक गिलास पिया और फिर बैरूनी दरवाजे की तरफ चल पड़ा। मैं जल्द अज जल्द उस मनहूस इमारत से निकल जाना चाहता था। जब मैं बाहर कार पोर्च में पहुंचा, उस वक्त मशरकी उफक पर सफीदा शहर नमूदार हो रहा था। मतला बिल्कुल साफ हो चुका था। कहीं कहीं बादलों के छोटे छोटे गुलाबी टुकड़े ज़रूर नज़र आ रहे थे, लेकिन ज़्यादातर नीला आसमान झांक रहा था। मैं कार में बैठा और कांपते हाथों से उसे स्टार्ट किया और बड़ी सड़क की तरफ चल पड़ा। सड़क घूमती हुई ऊपर की तरफ जाती थी। सड़क के हर चक्कर के बाद वो मनहूस हवेली मेरे सामने आ जाती। एक बार जब पहाड़ के गिर्द घूमकर मैं थोड़ा और ऊपर पहुंचा और वो हवेली मुझे नजर आई तो अचानक उसकी बालाई मंजिल की खिड़की का एक पट खुल गया। मुझे यूं लगा जैसे नताशा उसके अंदर खड़ी मेरी तरफ देख रही थी। स्टीयरिंग पर मेरे हाथ कांप कर रह गए। कार एक दफ़ा लहराई, मगर मैंने जल्दी से उस पर काबू पा लिया। एक नज़र सड़क की तरफ देखकर कार का रुख सीधा किया और फिर लाशऊरी तौर पर दोबारा हवेली की खिड़की की तरफ देखा, मगर अब वो खिड़की बंद थी, वहाँ कोई न था। मैंने कार के एक्सीलेटर पर पाँव का वजन बढ़ाया और तेजी से उस मनहूस खूनी हवेली से दूर जाने लगा। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।